गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सुएज़ कनाल। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक टैंकर जो है, जो कि क्रूड ऑयल लेकर जा रहा था इजिप्ट के सुएज़ कनाल से, वो ब्रोक डाउन हो गया है। उसकी वजह से ट्रैफिक रुक गया है पूरे ग्लोबल वाटरवे पे। जैसे पिछली बार आपका एवरग्रीन एक शिप की वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सुएज़ कनाल क्या है। पहले तो आप मैप में देख लो, ये रेड सी ये रहा और ये रहा मेडिटेरेनियन सी। उसको जो कनेक्ट करती है वो यहाँ पर आपके जो है वो सुएज़ कनाल है। ठीक है, ये यहाँ से जो है ये राउट निकलता है। यहाँ से ये बहुत ही नैरो पैसेज है, यहाँ से एक शिप्स जो है वो निकल पाती हैं। ठीक है, तो सुएज़ कनाल बेसिकली ह्यूमन मेड वाटरवे है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हेविली यूज शिपिंग राउट है और लगभग 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बाय वॉल्यूम यहीं से निकलता है। 1869 में इसको बनाया गया था और इसका जो सुएज़ कनाल जो है वो एक इजिप्ट का ही पार्ट है। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है थ्रू इस्थमस ऑफ सुएज़। अब एक कन्वेंशन है कॉन्स्टेंटिनोपल का, जिसमें कहा गया है कि इवन वॉर टाइम में भी, चाहे पीस टाइम हो चाहे वॉर टाइम हो, एवरी वेसल ऑफ कॉमर्स या फिर कोई भी वॉर वेसल भी जो है उसको जो है वो यहाँ पर फ्री पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्दर्न इंडियन ओशंस को कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट राउट देता है ये कनाल। ठीक है, अब सुएज़ कनाल की इंपॉर्टेंस क्या है इजिप्ट के लिए। पहले तो आपको पता है ब्रिटिश और फ्रेंच इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। 150 ईयर्स के जो आपकी ओल्ड कनाल है। इनिशियली तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ इसको कंट्रोल करती थी, लेकिन 1956 में इजिप्ट के लीडर जो है गमल अब्दुल नासर जो है, इन्होंने इसको नेशनलाइज किया। उसकी वजह से सुएज़ क्राइसिस भी हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में 2015 में लेकिन इजिप्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो इसको और बड़ा करेंगे सुएज़ कनाल को, ताकि और ज़्यादा जो है वो शिप्स यहाँ से पास हो सके। एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी है ये इजिप्ट की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहाँ से जो भी शिप निकलता है तो उसके लिए उनको ट्रांजिट फ़ी देनी पड़ती है और उसी की वजह से लगभग 5.61 बिलियन डॉलर जो है वो रेवेन्यू में इजिप्ट ने कलेक्ट किया लास्ट ईयर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्मार्ट बैंडेज। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स ने एक जो है स्मार्ट बैंडेज डेवलप की है, जो कि क्रॉनिक वुंड्स को ट्रीट करने में हेल्प करेगी। तो अब ये स्मार्ट बैंडेज है क्या, एक सॉफ्ट स्ट्रेचेबल पॉलीमर है जो कि जो है जो आपके बैंडेज को हेल्प करेगा कि वो जो स्किन के साथ स्टिक रहे। और इसमें जो ये बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इसमें बायो सेंसर्स लगे हैं और ये बायो मार्कर्स को जो है मॉनिटर करता रहेगा टाइम टू टाइम कि क्या उसमें से जो है वो मटेरियल निकल रहा है वुंड में से। तो जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को, जिसको पीसीबी कहते हो आप, उसमें पास ऑन किया जाएगा और उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड जो हैं वो कंट्रोल करेंगे कि कब कब जो है ड्रग की सप्लाई उस बैंडेज के थ्रू जो है वो वुंड पे देनी है। ठीक है, अब ये ऐसे ही काम करता है। केमिकल कॉम्पोजिशन जो भी निकल रहा है वुंड में से, उसको जो है वो ट्रैक करेगा, पीएच लेवल्स देखेगा कि क्या उसमें से जो मटेरियल निकल रहा है। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है वो एक तरह से जो है फिजिशियन को पहुंचा दिया जाएंगी। और इलेक्ट्रोड जो उसमें लगे हैं वो स्टिमुलेट करेंगे टिश्यू को, और जो भी ड्रग देना है वो हाइड्रोजन लेयर के जो है यूज़ करते हुए वो आगे दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी ने एक यूनिक इकोसिस्टम क्रिएट किया है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए। तो आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो असम में सिचुएटेड है। इसमें 3 रिजर्व फॉरेस्ट भी हैं, खानपारा, आमचंग और साउथ आमचंग। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर नॉर्थ में है इसके, और मेघालय जो आपके फॉरेस्ट हैं वो इसके साउथ में पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फुट रॉट डिसीज़। इन्वायरमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फार्मर्स ने कंसर्न रेज किया है कि फुट रॉट डिसीज़ जो है बासमती वैरायटी ऑफ पैडी के सैपलिंग्स में जो है ये पाई जा रही है। तो ये सॉइल एंड सीड बॉर्न डेडली फंगस है, और इसमें होता क्या है कि जो सैपलिंग्स हैं वो पेल येलो कलर के होने लग जाते हैं। और सिम्टम्स इसके कैसे अपेयर होते हैं, जैसे ही ट्रांसप्लांटेशन की जाती है जो है आपके पैडी की, तो इन्फेक्टेड प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्लांट्स, और वो कुछ टाइम बाद लेकिन मर जाते हैं। अब बासमती राइस आपको पता है, बहुत इसका जो अरोमा है, इसकी जो लेंथ ऑफ द ग्रेन है बहुत ही फेमस है, और ये आपके 7 स्टेट्स में खासकर जो है ये उगाया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्यूटी फ्री कोटा फ्री स्कीम। इंटरनेशनल रिलेशंस इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिपोर्ट आई है लीस्ट डेवलप कंट्रीज ग्रुप की, जिसमें कहा गया है कि WTO जो है में जो है जो ये आपका ड्यूटी फ्री कोटा फ्री स्कीम जो है वो उसमें जो स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो अभी तक अनयूटिलाइज्ड रहे हैं LDC नेशंस को। तो ये स्कीम है क्या, इसमें 2005 में हांगकांग की मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑफ WTO में डिसाइड किया गया था कि जो LDCs हैं, जो लो डेवलप्ड जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको जो है बाकी कंट्रीज़
ड्यूटी फ्री एक्सेस देंगे उनके गुड्स को, ताकि वहाँ उनसे ट्रेड बढ़ाया जा सके। इंडिया सबसे पहली डेवलपिंग कंट्री बनी थी जिसने ये एलडीसी स्टेटस जो है 2008 में दिया था, और लगभग 85% जो है इंडिया के टोटल टैरिफ लाइंस जो है उनको उन पे मार्केट एक्सेस फ्री में दिया था। ठीक है, कोई टैरिफ नहीं लगाते थे हम लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता ही है 1995 में बनाया गया था। यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के बाद इसको जो है बनाया गया, और इसका जो है ये पहले नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। बेसिक इसका मोटिव यही है कि जो है ट्रेड वो स्मूथली चलता रहे, और जैसे जितना हो सके वो ट्रेड फ्री रहे। ठीक है, मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, और स्पेशल ट्रीटमेंट या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है एलडीसीज को ये देता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडवर्स प्रोसेशन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिकमेंड किया है कि जो आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है अपने लॉ ऑन एडवर्स पोजेशन के ऊपर उसको बढ़ाने के जो कह रहे हो वो नहीं करना चाहिए। तो एडवर्स पोजेशन क्या होता है? बेसिकली जब भी आपने किसी और के लैंड को अनलॉफुली ऑक्यूपाई किया हुआ है बहुत ही लंबे टाइम पीरियड के लिए, या फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो लॉ में मेंशन है, तो आप उसके जो है ओनरशिप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो क्यों ऐसा लॉ, ये आपको बहुत अनजस्ट लग रहा होगा, पर ऐसा क्यों लेकर आई है गवर्नमेंट, क्यों लेकर मतलब गवर्नमेंट लेकर आई थी 1963 में? क्योंकि अगर बहुत लंबे टाइम तक कोई भी लैंड वेकेंट है और उसका उसका कोई यूज़ नहीं किया जा रहा, तो वो ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू अगर उसके ऊपर किसी ने जो है चाहे वो अनलॉफुली ऑक्यूपाई उसको किया हो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि समझ लो कि एक प्रॉपर्टी ओनर है, वो 12 साल तक अगर क्लेम नहीं करता है अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर, और कोई टेनेंट उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है 12 साल तक, तो वो प्रॉपर्टी जो है माना जाता है कि वो उस टेनेंट की ही है। ठीक है, आपको सुनने में बहुत अनजस्ट लग रहा होगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो लैंडलॉर्ड है उसको जो है अपना क्लेम उसके ऊपर रखना चाहिए। 12 साल तक कोई भी लैंडलॉर्ड अगर क्लेम नहीं रख रहा है तो ऑफकोर्स उसने अपना एक तरह से क्लेम गिव अप कर दिया उस प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओपेक प्लस, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो वॉलंटरली प्रोडक्शन कट्स जो है वो प्लेज करने वाला है ओपेक प्लस डील के मुताबिक। तो ओपेक प्लस एक ग्रुप ऑफ 23 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, और ये नेशंस जो है वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं कि कैसे क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को जो है वो जो है वो बढ़ाया जाना या कट किया जाना चाहिए, ताकि ऑयल मार्केट में प्राइस स्टेबल रखे जाएं। अब 13 ओपेक कंट्रीज़ प्लस जो अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनाई एटसेट्रा, ये कंट्रीज़ मिलकर ओपेक प्लस बनाती हैं। अब ओपेक क्या है? ओपेक तो आपको पता है इंटरनेट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की, और ये यूनिफाई होकर पेट्रोलियम पॉलिसीज़ बनाती हैं मेंबर कंट्रीज़। ठीक है, शुरुआत इसकी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने की थी, लेकिन इसके अभी करंटली जो है वो 13 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल ने स्टेट्स को अलर्ट किया है कि 5 डिसीज़ के स्मॉल आउटब्रेक्स हो सकते हैं: टाइफाइड, मलेरिया, डेंगी, स्क्रब टाइफस और हेपेटाइटिस ए। तो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल जो है उसके जो डायरेक्टर होते हैं वो पब्लिक हेल्थ सब कार्डर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के जो है वो ऑफिसर होते हैं। इसको जो आपका नेशनल एनसीडीसी जो है ये पहले 1909 में इसको बनाया गया था एज सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो, लेकिन धीरे धीरे जो है वो इसका जो है रोल शिफ्ट होता रहा। 1963 में इसको कम्युनिकेबल डिसीजेस का काम सौंप दिया गया, और 2009 में तो इसको और ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ाकर इसको एमर्जिंग और री एमर्जिंग डिसीजेस का जो है वो कंट्रोल सौंप दिया गया। इसका मैंडेट लार्जर कर दिया गया और इसका नाम बदल कर दिया गया नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल। ये एक नोडल एजेंसी है डिसीज सर्वेलेंस करने के लिए कंट्री में, स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करती रहती है ये, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी यही काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक जो है पल्सेस के इंपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन अब जो है वो ग्रोथ जो है वो इंपोर्ट में वो कम हो गई है 5% से। ठीक है, तो मोस्टली जो है 2 एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इंडिया इंपोर्ट करता है, जो है एडिबल ऑयल और पल्सेस। ठीक है, तो एडिबल ऑयल जो एडिबल्स जो आपके जो ये पल्सेस होते हैं ये एडिबल सीड्स होते हैं लेग्यूम फैमिली के, और जो है यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो 11 टाइप्स ऑफ पल्सेस को रिकॉग्नाइज करता है, जिनके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो ये मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, लगभग 20 से 25% जो है इसका वेट वो प्रोटीन का ही होता है।
ठीक है। मेन रीजन्स जहाँ पर ये हाई प्रोडक्टिविटी होती है पल्सेस की वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एटसेट्रा। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है वर्ल्ड में पल्सेस का, और इंडिया फिर भी इसको इंपोर्ट करता है क्योंकि डोमेस्टिक जो है प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक डिमांड को पूरे नहीं कर पाता है। ठीक है। अब हम देखें अगर तो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स जो है उसमें बहुत ही कम राइज देखने को मिला है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो लगभग डबल हो गई है पिछले 9 सालों में। अब रिडक्शन देखने को मिली है पल्सेस के इंपोर्ट्स में क्योंकि हमारा जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होने लगी है। इंडिया का जो पल्सेस आउटपुट है वो इंक्रीज़ हुआ है। जो खासकर दो ऐसी क्रॉप्स हैं जिसको आप मटर कहते हो या चना कहते हो, येलो या वाइट पीस या फिर चिकपी, इसका जो इम्पोर्ट है उसमें सबसे तेज़ी से डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अभी भी हम अरहर या जिसको तूर कहते हो आप, या पिजन पी, उसमें अभी भी हम जो है वो इंपोर्ट करी जा रहे हैं। और उड़द या फिर जिसको आप ब्लैक ग्राम कहते हो उसका भी इंपोर्ट जो है वो भी तेज़ी से चलता है। ठीक है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है मानसून का फेलियर होगा, तो आपको हमने हमारी कंट्री में एम्पल बफर स्टॉक्स जो है चना के ऑलरेडी जो है मेंटेन किए हुए हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने कोई भी ड्यूटी नहीं रखी हुई है मसूर, अरहर और उड़द के ऊपर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोनिक बूम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सोनिक बूम जो है वो विटनेस किया गया है यूएस के वॉशिंगटन और वर्जीनिया में, क्योंकि 2 फाइटर जेट्स F-16 एक अनरिस्पॉन्सिव एयरक्राफ्ट के पीछे गए थे। तो ये सोनिक बूम क्या होता है, एक थंडरस नॉइस निकलती है एक ऑब्जेक्ट द्वारा, जैसा कि कोई एयरक्राफ्ट द्वारा, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज़ी से अगर उड़ रहे होते हैं तो। ठीक है। तो होता क्या है कि जो आपके मैक 3 से ऊपर की स्पीड के जो भी आपके एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, या मैक, खासकर उनको तो आप सब सोनिक कहते हो। ठीक है। मैक 5 से ऊपर को आप हाइपरसोनिक स्पीड्स कहते हो। तो खासकर जो हाइपरसोनिक या सब सोनिक स्पीड्स पर जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आप जो है वो पुश असाइड हो जाते हैं बहुत ही तेज़ फोर्स के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है शॉक वेव्स जनरेट होती हैं और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। और अगर एयरक्राफ्ट बहुत लंबा है तो उससे जो है डबल सोनिक बूम्स भी जो है कई बार देखने को या फिर डिटेक्ट होती हैं। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Suez Canal. This topic is important for your international relations. So recently, a tanker which was transporting crude oil broke away in the middle in the Egypt's Suez Canal, and it has disrupted traffic in the global waterway. So this Suez Canal is basically a part of Egypt, but it is basically a waterway which is connecting the Red Sea and the Mediterranean Sea. So it is, if you can see, of course, it is not visible in the map because it is so narrow that only a few ships can pass through it simultaneously. Okay, so this Suez Canal is basically a human-made waterway, and it is one of the world's most heavily used shipping route or shipping lane, which carries about 12% of the world trade by volume. It was built in 1869, and it's a sea-level waterway in Egypt, which connects, of course, Mediterranean Sea and the Red Sea. So, as per the Convention of Constantinople, it can be used even in the war times by even the warships as the commercial ships. Okay. So it provides a more direct route between the North Atlantic and Northern Indian Oceans via the Mediterranean and the Red Seas. Suez Canal is very important for Egypt because it was controlled initially by the British and French forces, but later on it was nationalized by the then rich Egypt leader Gamal Abdel Nasser in 1956, which also led to the Suez Crisis. You may have learned about it in world history. So in 2015, Egypt has announced that they are planning to expand this Suez Canal because it is a major source of income for Egypt's economy. Okay, so the next topic is smart bandage. This topic is important for your science and tech section. So researchers have developed a smart bandage which can help treat chronic wounds. So what is a smart bandage? It is basically a soft stretchable polymer which helps the bandage to maintain contact with the skin, and electronic systems are attached to it, which also consist of the biosensors which monitor biomarkers in the wound that the wound exudate. Okay, so this data is collected and it is passed on to the PCB, which of course can be transferred to a smartphone or a tablet, which for the review by a physician. And there are pair of electrodes also which control the drug supply to the wound, and it can stimulate the wound to encourage tissue regrowth.
Okay, so the next topic is Amchang Wildlife Sanctuary. This topic is important for your environment section. So Indian Army has generated a unique ecosystem for peaceful coexistence with wild elephants in Amchang Wildlife Sanctuary. It is located in the state of Assam, and it comprises of three reserve forests: Khanpara, Amchang, and South Amchang. So Brahmaputra River flows. It stretches from the Brahmaputra River in the north to the hilly forests of Meghalaya in the south. Okay, so the next topic is foot rot disease. This topic is again important for your environment section. So recently, several farmers have raised the concern over foot rot disease in the saplings of basmati variety of paddy. And foot rot disease is basically a soil and seed-borne deadly fungus which infects the saplings and they start turning pale yellow. So symptoms start appearing after transplantation, and the infected plants first grow way taller than the normal plants and then they die after a few days. So what is basmati rice? You know that it is very famous for its mouthfeel, aroma, and the length of the grain, and it is produced in the 7 states of the country. Okay, so the next topic is duty-free, quota-free scheme. This topic is important for your economy section and your international relations also. So according to a report by the Least Developed Countries Group, World Trade Organization, where World Trade Organization's duty-free quota-free scheme remains unutilized. So what is this scheme actually? It provides duty-free quota-free access for least developed countries, and it was first undertaken at the WTO Hong Kong ministerial meeting in 2005, and India became the first developing country to extend this facility to the LDCs in 2008. So we are giving market access of about 85% of our total tariff lines free of charge to the LDCs. Okay, so what is World Trade Organization? You know that it was set up in 1995, and it was born out of the Uruguay round of negotiations. It was earlier known as General Agreement on Tariffs and Trade. So the main function is, of course, to ensure that the trade flows smoothly, predictably, and freely as possible. Okay, so the next topic is adverse possession. This topic is important for your governance section. Law Commission of India has recommended against the enlargement of period of limitation, which has been provided under the law on adverse possession, which was which is also called the Limitation Act of 1963. So basically, it's a legal concept which allows a person who has unlawfully occupied someone else's land for a certain period of time to claim legal ownership of that land. You may be considering it as very unjust law, but it has the principle, the premise of this act is that no land must remain vacant, and it shall be put to judicious use. So if a property owner fails to make a claim towards towards its property for, let's say, 12 years, then and the tenant occupies that property for 12 years, then the ownership rights to the property is transferred to the tenant. Okay, no matter how unjust it may seem to you now. So the next topic is OPEC plus. This topic is important for your international relations. So Saudi Arabia has will soon start pledging new voluntary production cuts as part of the OPEC plus deal to curb output. So OPEC plus is a group of 23 oil exporting countries which basically control the supply of oil to bring stability to the oil market. So apart from the 13 OPEC countries, it also includes Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Kazakhstan, Russia, etc. So OPEC, you know that it's a permanent intergovernmental organization of oil exporting countries, and the aim is to unify the petroleum policies of its member countries. So it was established in 1960 by the founding members Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. Currently, it has 13 members, and its headquarters is located in Vienna. Okay, so the next topic is National Center for Disease Control. This topic is important for your governance section. So NCDC has recently alerted states about smaller outbreaks of 5 diseases, namely typhoid, malaria, dengue, scrub typhus, and hepatitis A. So National Center for Disease Control is basically an institute under the Ministry of Health and Family Welfare, the director of whom is the Officer of Public Health Subcadre of Central Health Service. And it was initially made as Central Malaria Bureau in 1909, but with passage of time, its role changed. Its role was rather enlarged, and now
in 2000, since 2009, this has been transformed into National Center for Disease Control with a very large mandate of controlling emerging and re-emerging diseases. So its headquarters, of course, is in New Delhi, and it acts as the nodal agency in the country for disease surveillance. It also coordinates with the state governments, and it also deals with the antimicrobial resistance problem. So the next topic is self-sufficiency in pulses. This topic is important for your economy section. So after registering a growth of 4 consecutive years, India's import of pulses has seen a decline of about 5% in the last fiscal year. So the two agriculture commodities on which India is significantly import dependent are edible oil and pulses. So pulses are basically edible seeds of plants in the legume family, and as per the FAO classification, there are 11 types of pulses. India this Pulses are the major sources of protein in the Indian diet, and about 20 to 25% of protein is there in these pulses. So the main regions of high productivity of pulses in India are Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, etc. And India is also the largest producer of pulses. Still, we have to import it because the domestic demand is very high. Okay, so the value of import of pulses has only seen a marginal rise, but the quantity has seen double. The quantity of import has doubled in the last 9 years. So reduction in pulses import have come because of higher domestic production, but of course the import of two major items which were initially imported at huge numbers, yellow or white peas or chickpea, have gone down dramatically, but still we are lacking in the direction of arhar, tur or pigeon pea production, also the urad or the black gram production, for which we are still import dependent. So it is being said that in the future there could be a failure of monsoon. So that's why we have maintained ample buffer stocks of chana, and we have also allowed duty-free import of masoor, arhar or udad. Okay. So the next topic is sonic boom. This topic is important for your science and tech section. A sonic boom has rattled US, Washington and Virginia region recently because two F-16 fighter jets chased an unresponsive aircraft through the sky. So sonic boom is basically a thunderous noise caused by an object like an aircraft which are moving faster than the speed of sound. Because these objects move very fast, the air molecules around it are pushed aside with tremendous force, and they generate shock waves, and they release, of course, huge amount of sound energy. If the aircraft is very long, then even double sonic booms can be detected. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.